इस वीडियो में हम देखेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन को मैंने पार्ट में वीडियो बनाया है, तो इंट्रोडक्शन का प्रिलिमिनरी पार्ट है जिसे मैंने पार्ट 1 का नाम दिया है। तो कुछ इसमें स्लाइड्स हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले मैं समझाना चाहूँगी कि इरिगेशन होता क्या है, कैसे इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन में बी डिफाइंड as the process of artificially supplying water to soil for growing crops। या हिंदी में इसको हम समझ सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से जल की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती, अतः पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए कृत्रिम रूप से जल की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसे सिंचाई कहते हैं। अब इसको हम समझते हैं इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि जो रेनी सीज़न होता है, रेनी सीज़न 2 या 3 महीने का होता है और 12 महीने में सिर्फ अगर 2 या 3 महीने पानी उपलब्ध होगा तो हम साल भर खेती नहीं कर सकते। खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए हमको पानी की कंटिन्यू सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। तो इसे ध्यान में रखते हुए जब वर्षा का जल उपलब्ध नहीं होता तो हमको बाहर से मैन्युअली पौधों को पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम आर्टिफिशियल रूप से अपनी तरफ से पौधों में पानी डालते हैं, फसलों को पानी देते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इरिगेशन या सिंचाई। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इरिगेशन के बाद हम देखेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या होता है। यहाँ पे 2 शब्द हैं, एक इरिगेशन, दूसरा इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब आप जानते ही हैं। इंजीनियरिंग क्या होता है, ये एक टेक्निकल टर्म है जिसमें कि हम किसी भी चीज़ का प्लानिंग पार्ट देखते हैं, उसका डिज़ाइनिंग पार्ट देखते हैं, उसका मेंटेनेंस पार्ट देखते हैं। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग का मतलब सिंचाई से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, चाहे जो भी प्रोजेक्ट हो, उसका प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और मेंटेनेंस का जो वर्क होगा उसको हम इरिगेशन इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। It is the engineering of controlling and harnessing the various natural sources of water by constructing structures and finally distributing the water to agricultural fields. Irrigation engineering deals with the planning, designing and maintenance of irrigation system, which includes dams, weir, barrage, canal, drains and other supporting system. That means what is irrigation engineering? In this branch of engineering, we have to study the control and harnessing of the natural sources of water by constructing the structures such as the dam, weir, barrage, which are known as a water resource project. And ultimately, the work of this structure is to deliver water to the agricultural field with the help of canal and drains etc. तो इरिगेशन इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसमें हम नेचुरल सोर्स से मिलने वाले जल का नियंत्रण करते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं। नियंत्रण कैसे करेंगे हम? बांध बनाएंगे नदी पे, वियर बनाएंगे, बराज बनाएंगे, स्टोरेज करेंगे डैम के माध्यम से, और वर्षा ऋतु का जो भी जल आ रहा है वो कंटिन्यूसली उसमें जमा होता चलेगा और हम उस जल को पुनः साल भर जब पानी की आवश्यकता होगी हम खेत तक उपलब्ध करा सकते हैं। और इसमें किन बातों का हम स्टडी करेंगे? चूँकि ये एक इंजीनियरिंग है, तो किसी भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसको प्लान आउट करेंगे। प्लानिंग सबसे उसका पहला स्टेप होता है। प्लानिंग के बाद डिज़ाइनिंग पार्ट आएगा, हम डिज़ाइनिंग करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग डिज़ाइन होगी उसकी। उसके बाद हम उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट देखेंगे। आफ्टर कंस्ट्रक्शन इफ़ रिक्वायर्ड हम उसमें मेंटेनेंस का वर्क भी देखेंगे। तो वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट का मतलब होता है सिंचाई से संबंधित जो भी स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं, चाहे वो डैम हो, चाहे डाइवर्जन के लिए हम वियर बराज बनाएं, या हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैनाल बनाएं, ड्रेन्स बनाएं, इन सभी स्ट्रक्चर्स का प्लानिंग स्टेज, डिज़ाइनिंग स्टेज, कंस्ट्रक्शन स्टेज और मेंटेनेंस का जो स्टेज है उसकी स्टडी हम करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में। तो मैं समझती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ इरिगेशन एंड व्हाट इज़ इरिगेशन इंजीनियरिंग। अब हम इसके आगे देखेंगे कि इरिगेशन इंजीनियरिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते चलेंगे। मैंने पॉइंट वाइज इसमें शो किया है,
उसको मैं एक्सप्लेन करती चलूँगी। नंबर 1 इज़ द इंक्रीज़ इन फूड प्रोडक्शन। इंक्रीज़ इन फूड प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो फूड है, जो अनाज है, जो ग्रेन्स हैं, उसके उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। आपको पता है कि जो वर्षा का जल है हमें साल भर उपलब्ध नहीं होता, तो उस स्थिति में हम अपने खेतों तक फसलों को आर्टिफिशियल रूप से पानी अगर प्रदान करते हैं तो साल भर हमारी खेती वहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। और साल भर अगर खेती होती है तो उसी रेशियो में हमको वहाँ से उत्पादन मिल सकता है। तो इस तरीके से अगर सिंचाई के साधन हमारे पास उपलब्ध हैं तो हम अपने खेतों में निरंतर जल सप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे फसल का उत्पादन अच्छा होगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका, इरिगेशन का। उसके अलावा हम बोल सकते हैं नंबर 2, प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमाइन, यानी जो अकाल वाली स्थिति है जिसमें अन्न के लिए दिक्कत होती है, अन्न का उत्पादन नहीं होता है, वो स्थिति कहाँ से आती है? जब सूखा पड़ता है, ड्रॉट्स होते हैं। तो अगर सूखे की स्थिति है तो उसके बाद फसल उत्पादन नहीं हो पाता है और खाने के लिए हाहाकार मच जाता है, तो इस स्थिति को हम फेमाइन बोलते हैं। तो अगर पानी की सुविधा है, साल भर हम पानी दे सकते हैं हमारी फसलों को, तो उस स्थिति में हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। और अगर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छी है तो अकाल की स्थिति निर्मित नहीं होगी। इस तरीके से ये इसके डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं कि अच्छा और क्वालिटी वाला हमको फूड ग्रेन्स वहाँ से मिलेगा, दूसरे फसल भी हम उगा सकते हैं, उसकी विकास में जल का काफ़ी अच्छा सहयोग रहेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसके और भी बेनिफिट्स हैं। जैसे हम तीसरे बेनिफिट को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स क्या होते हैं? जिससे अच्छी फाइनेंशियल अर्निंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर कैन हो गया, गन्ना। दूसरा हम देखते हैं कपास जो होता है, कॉटन। तीसरा हम बोल सकते हैं टोबैको की खेती होती है, इंडिगो की खेती होती है। तो कुछ ऐसे फसल हैं जो कि कैश क्रॉप कहे जाते हैं। तो अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा इनकी खेती कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपज बढ़ा सकते हैं। ये कैश क्रॉप के उत्पादन की बात हुई। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जो डायरेक्ट बेनिफिट हमको दे रहा है, नंबर 4, एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है एक ही ज़मीन पे 2 या 3 तरह के फसल किसानों के द्वारा उगाया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि किसान रिस्क लेना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अगर मौसम एक फसल के लिए अनुकूल है तो एटलीस्ट एक फसल हो जाए, और दूसरे के लिए अनुकूल नहीं है तो भी उसका कोई नुकसान ना हो, कम से कम एक फसल तैयार होकर उसको मिल जाए। तो वो मौसम की परिस्थिति को भांपते हुए उसको लगता है कि हो सकता है इसमें नुकसान मेरे को देखना पड़े, तो एक के बदले 2 या 3 फसल उस भूमि पे लगाते हैं ताकि कहीं ना कहीं से उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, उसकी अर्निंग हो। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी मिक्स क्रॉपिंग की जाती है तो उस कंडीशन में आपको पता है कि हर पौधे की रिक्वायरमेंट अलग होती है। उसको मिट्टी का टाइप अलग चाहिए, पानी की मात्रा अलग चाहिए, सिंचाई की मात्रा अलग चाहिए, उर्वरक या खाद डालते हैं वो अलग चाहिए। तो अगर एक ही ज़मीन में हम 2 या 3 फसल उगाते हैं तो सिंचाई तो हम एक साथ ही करेंगे, उर्वरक एक साथ डालेंगे। तो ऐसी स्थिति में जिस पौधे के लिए उपयोगी है तो उसके लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन जो दूसरा पौधा जिसको वो चीज़ नहीं चाहिए, उतनी सिंचाई नहीं चाहिए या कम या ज़्यादा चाहिए, उसके लिए वो नुकसानदायक है। जो फर्टिलाइज़र उसको नहीं चाहिए वो दूसरे पौधे के लिए नुकसानदायक है। तो इस तरीके से जब मिक्स क्रॉपिंग की जाती है तो उसमें हमें ध्यान देना पड़ता है कि 2 तरह की फसल है तो उसकी आवश्यकताएं अलग अलग होंगी। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमको उसमें नहीं होता है, बल्कि इसमें नुकसान की स्थिति बनती है, निर्मित होती है। तो इस चीज़ को हम सिंचाई के द्वारा एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये स्थिति क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि बारिश का पानी हमको हमेशा उपलब्ध नहीं होता है, नेचुरल सोर्स जो है हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। तो इस डर से कि बाद में सूखा आ जाएगा, बाद में पानी नहीं मिलेगा, इसलिए मिक्स क्रॉपिंग को बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध है, सिंचाई के संसाधन उपलब्ध हैं, तो साल भर हम पौधों को पानी दे सकते हैं।
तो हम भूमि में पौधों को या फसलों को रोटेट करके लगाते हैं कि खरीफ के सीज़न में खरीफ लगाया, रबी के सीज़न में रबी लगाया, और जो हम मिक्स करना चाहते हैं उसको मिक्स ना करके हम उसका अलग अलग पैदावार कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इरिगेशन का। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट भी बेनिफिट्स हमको मिलते हैं इरिगेशन के, जैसे कि हम नंबर 5 की बात करें, एडिशन टू द वेल्थ ऑफ द कंट्री। जो हमारी देश की आर्थिक स्थिति है उसमें भी काफ़ी कुछ सुधार होता है। अगर किसान है, किसान का फसल अच्छा हुआ, उसकी अर्निंग अच्छी होगी, सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, तो किसानों को जो हम सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा रहे हैं उसमें गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो वो भी एक तरीके से देश के विकास में सहयोगी होता है। इसके अलावा अगर अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वांटिटी का फसल हमारे देश में हो रहा है तो हमें इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास फसल की कमी नहीं, अनाज की कमी नहीं है, तो हमको बाहर से अनाज मंगाने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर अच्छी क्वालिटी का अनाज उग रहा तो उसको निर्यात भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट से हम पैसे अर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे देश के फाइनेंशियल स्टेटस को भी सुधारता है। उसी से रिलेटेड है आपका पॉइंट नंबर 6, इंक्रीज इन प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल। देश अगर विकास कर रहा है इसका मतलब डायरेक्ट वे पे कौन विकास कर रहा है? जो किसान है वही विकास करेगा, क्योंकि अगर अच्छा उत्पादन होगा तो उसकी अर्निंग अच्छी होगी, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ेगा। तो इस तरीके से किसान भी यहाँ पे मजबूत बन रहा है और हमारा देश भी आर्थिक रूप से मजबूत बन रहा है। ये हुआ आर्थिक रूप से समृद्ध होने का। उसके अलावा हम इससे बिजली भी उत्पादित कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 7 है जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो सिंचाई की जो सुविधा है, सिंचाई की सुविधा के लिए हम स्टोरेज के लिए डैम बनाएंगे, जिसमें वर्षा ऋतु का जो जल है वो संधारित होगा और साल भर आवश्यकता अनुसार हम उसका उपयोग करेंगे। तो चूंकि डैम में इतना पानी उपलब्ध है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पानी है, तो उस पानी का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं टरबाइन रन करने में। तो डैम के आसपास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डिज़ाइन किया जा सकता है, इंस्टॉल किया जा सकता है, और डैम में जो उपलब्ध जल है उसी जल से हम सेकेंड वे पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं। तो ये डबल बेनिफिट हो गया, डैम का मल्टीपर्पस हो गया। पहला तो हम उससे पानी ले रहे इरिगेशन के लिए, दूसरा हम उसी पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर रहे हैं। तो ये हमारा डुअल बेनिफिट है। इसके अलावा हम उस डैम से तीसरा काम ये ले सकते हैं, जैसे कि पॉइंट 8 में आप देख सकते हैं डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। तो उस डैम में जो स्टोरेज है उसे पहला इरिगेशन के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, दूसरा उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बना रहे हैं, तीसरा हम कर सकते हैं कि घरेलू और जो औद्योगिक पानी की आपूर्ति जो भी आवश्यकता वहाँ पे हो रही वो भी हम पूरी कर सकते हैं। घर में पानी यूज़ होता है पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, अदर एक्टिविटीज़ के लिए, तो सारी पूर्ति उस डैम से हो सकती है एज़ पर डिमांड। इंडस्ट्रियल जो भी डिमांड होगा उसकी भी पूर्ति डैम के जल से हम कर सकते हैं। तो ये तीसरा बेनिफिट हो गया, जो डैम के जल से जो भी स्टोरेज हमने बनाया, स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, उससे हम इन तीनों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा 9th है इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि डैम में हमने वाटर स्टोरेज किया या वियर एंड बराज हमने बनाया डाइवर्जन वर्क के लिए, जिसमें उसकी हाइट तो डैम से कम रहेगी, तो जो पानी वहाँ पे फ्लो होके आएगा उसको हम डायरेक्टली डाइवर्ट करते हैं टुवर्ड्स द कैनल। तो जब कैनाल हम डिज़ाइन करते हैं, कैनाल बनाते हैं, तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि कैनाल के बाजू बाजू से पाथवे भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो वो जो पाथवे प्रोवाइड किया जाता है वो एक तरीके से कम्युनिकेशन के काम आता है कि व्यक्ति जो पर्सन है वो एक जगह से, एक गांव से दूसरी जगह तक पहुंच सकता है। तो इस तरीके से इरिगेशन के माध्यम से जो कैनाल हमने बनाए इरिगेशन के लिए, उससे कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बेनिफिट और हो सकता है। पॉइंट 10 कैनाल प्लांटेशन। अगर कैनाल है तो कैनाल का आसपास का जो एरिया होगा डैम्प होगा, गीला गीला होगा, तो वहाँ पे प्लांटेशन हम अच्छे से कर सकते हैं, उस एरिया को हम ग्रीन बेल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट बेनिफिट है 11th, इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। अगर किसी फील्ड में कंटिन्यू वाटर सप्लाई हो रहा है, क्रॉपिंग हो रही है, तो उस एरिया में पर्टिकुलर उतने एरिया में जो पानी है वो इनफिल्टर होके ग्राउंड पे जाएगा और अल्टीमेटली क्या हमको बेनिफिट होगा, जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो रेज हो जाएगा। तो ग्राउंड वाटर का भी क्वांटिटी इरिगेशन की वजह से बढ़ता चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 12th, जनरल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ये जितने भी बेनिफिट्स हैं अल्टीमेटली किसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारे देश का डेवलपमेंट कर रहे हैं। अच्छा अगर फसल होता है, किसानों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उनका आर्थिक विकास होगा तो उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, स्कूल्स की आवश्यकता पड़ेगी, हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ेगी, तो गांव के आसपास एरिया में उन चीज़ों का डेवलपमेंट होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, उनको बेनिफिट मिलेगा और अल्टीमेटली एक गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो इस तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे देश का ही विकास होता है। तो आपने देखा कि इरिगेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, कुछ डायरेक्ट हैं, कुछ इनडायरेक्ट हैं। तो कुल मिला के जो इरिगेशन होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारे किसानों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये तो ही बेनिफिट्स की बात। इसके अलावा हम देखते हैं कि जितना फ़ायदा है, तो किसी भी चीज़ का फ़ायदा होता है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नुकसान उसमें हो सकता है। तो इरिगेशन के भी थोड़े बहुत कुछ नुकसान हैं जिसको हम जानते हैं इल इफ़ेक्ट्स ऑफ द इरिगेशन के नाम से, कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो नंबर 1 इज़ द वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मतलब ऐसे एरिया जो कि दलदल के रूप में देखा जाता है। जैसे अगर कोई एरिया है जहाँ पे लगातार आप इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लगातार आप सिंचाई कर रहे हैं, तो वो अगर ओवर इरिगेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में जो सॉइल है वो फुली सैचुरेट हो जाता है, गीला हो जाता है, नम हो जाता है, वो और पानी को सोख नहीं पाता, तो वो एरिया वाटर लॉगिंग वाले एरिया में कन्वर्ट हो जाता है, दलदल की स्थिति आ जाती है और पानी नहीं सोख सकता, वहाँ पे दलदल आ जाता है। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है कि अगर ओवर इरिगेशन होता है तो उस कंडीशन में एरिया जो है वो वाटर लॉक्ड हो सकता है। नंबर 2, क्या दुष्परिणाम हो सकता है, क्लाइमेट जो है वो डैम्प हो सकता है, गीला गीला सा, नमी नमी सा मौसम वहाँ का माहौल हो सकता है जो कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता। नंबर 3, ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज़। आपको पता ही है जहाँ पे गीला गीला होगा, पानी रहेगा, जमा पानी रहेगा, वहाँ पे मच्छर पनपते हैं जो कि बहुत सारे बीमारी के कारण हैं। तो ऐसे स्थिति में ये हमारे लिए भी नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि ज़्यादा अगर नमी रहेगी, गीलापन रहेगा तो वहाँ पे मच्छर होंगे और मच्छर की वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। तो ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं इरिगेशन के, जो कि बेनिफिट्स के रेशियो में बहुत कम हैं। तो हम बेनिफिट्स को इसमें ज़्यादा देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में समझा कि इरिगेशन क्या है, इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या है और उसके क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं और उसके क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं। तो मैं अगले वीडियो में इसके आगे के पार्ट्स को लेके आऊँगी जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम अपने फील्ड में इरिगेशन कर सकते हैं। थैंक यू।